इलेक्शंस की 3 फेजेस खत्म हो चुके हैं, 4 फेजेस अभी होने बाकी है, पर मोटे तौर पर इस वक्त जो है क्या हालात है, किस तरह एनडीए की पोजीशन है, इंडिया ब्लॉक की क्या पोजीशन है, ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त असम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असम की बात से शुरुआत करते हैं। असम के इलेक्शंस क्योंकि हो चुके हैं, इस बार क्या आपका पोजीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कैसी आपकी पोजीशन? लास्ट टाइम हम लोग 9 से जीते थे, इस बार मेरा 12 का उम्मीद है। 12 की उम्मीद है? मेरा 16 सीटी है जी। तो नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान मेरा लगता है कि धुबरी सीट जो है एक मुसलमान बहुल सीट है जी। मेरा लगता है कि वो सीट कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरी कौन सी सीट है जो दूसरी एक करीमगंज और नौगांव है, दोनों मुस्लिम बहुल सीट है। 70 to 80% मुस्लिम लोग रहते हैं उधर, लेकिन वो दोनों सीट में हम लोग अच्छा फाइट किया हूँ और मेरा लगता है दोनों में एक निकाल के आएगा, एक निकाल के नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स में आपको गेन्स हो रहे हैं? इस बार हमें फर्स्ट और सेकंड फेज में असम में मुस्लिम कम्युनिटी से हमें 20 से 25% वोट पहला 2 शरण में हमें मिला। थर्ड शरण में हम लोग ज्यादा नहीं मिला बिकॉज वो ऐसा सीट था जहाँ ऑलमोस्ट 90% बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ हमारे होप नहीं थे, तो इसीलिए हमको जो वोट देने वाला भी था शायद वो दिया भी होगा, नहीं दिया भी होगा। नेशनल पिक्चर की बात करें सर, तो आपको क्या लग रहा है? आप लोगों ने एनडीए के लिए बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, बीजेपी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार। देखिए, इस वक्त का जो 3 शरण का चुनाव हुआ और थोड़ा बहुत मैंने बाकी स्टेट्स में भी कैंपेन किया, मेरा लगता है कि बहुत बड़ा मोदी वेव है और हमारा टारगेट का और तेजी से आगे बढ़ना। लो वोटर टर्नआउट से फर्क नहीं पड़ता? देखिए, लो वोटर टर्नआउट का मकसद यही है, जो हमारा जो असेसमेंट है, एक पोलिंग स्टेशन में दोनों पार्टियां लोगों को मोबिलाइज करता है, द विनर्स एंड द रनर्स। दिस टाइम रनर अप से कोई मोबिलाइजेशन नहीं, एजेंट्स भी नहीं है बहुत सारे पोलिंग बूथ में, और जैसे वोटर्स लाने के लिए कोशिश किया जाता है पोलिंग स्टेशन लेवल में, वो खाली बीजेपी से ही हुआ। हमारे ऑपोजिट से इस चुनाव में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उसका कारण पोलिंग परसेंटेज घटना ही था, तो इसीलिए पोलिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत घटे हैं, बट दैट्स ओके, आवर पीपल आर इन द वोटिंग स्टेशन। बीजेपी के वोटर है वो निकल कर आए। देखिए, हमारे कॉन्फिडेंस का वजह क्या है? जैसे हमारे एजेंट्स का पोलिंग स्टेशन का बाहर हमारा कार्यालय था, हमारा लोग बुजुर्ग को पोलिंग स्टेशन तक लेके आया, लेकिन जो चुनाव में होते हैं दोनों पार्टी से ये मोबिलाइज होते हैं। इस बार मोबिलाइजेशन फ्रॉम कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज नॉट देयर, इट इज नॉट टू बी सीन, तो उसका कारण पोलिंग परसेंटेज में इफेक्ट हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि 220 230 तक आकर बीजेपी रुक जाए। देखिए, पहले तो केजरीवाल को इतना ही आप मान के चलिए, उनका मानसिक स्थिति में आप थोड़ा सा सिंपैथी दिखाइए। वो तिहाड़ में थे, तिहाड़ से आके वो बोला कि मोदी जी 220 सीट मिलेगा, मतलब उनका असेसमेंट कहाँ से मिला? इतना दिन तो तिहाड़ में वो अपना पत्नी को सिवा और किसी को नहीं मिला, जिसको मिला किसको मिला? क्रिमिनल्स को मिला, कॉयडिस को मिला, और ये क्रिमिनल कॉयडिस को जेल में किसने डाला? मोदी जी ने डाला। सो तिहाड़ एनवायरनमेंट हमारे लिए हॉस्टाइल है ही, तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का बात वो लोग बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि कैदियों से बात कर कर वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बाहर निकले, उन्होंने काफी सारे लोगों से बात की। देखो, आप जैसे बोल रहे हो बाहर निकालने वाला 10 दिन बाहर निकाला, मैंने टीवी में देखा, उन्होंने अपना वाइफ से मिले, फैमिली से मिले, 2 थर्ड पार्टी का लोगों से मिले, तो पूरा नेशन का ब्रीफिंग 1 घंटा में हो जाएगा। मतलब उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज विद इन द तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में भी मोदी जी 220 हो रहे हैं, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी मोदी जी 220 है, तो मतलब तिहाड़ का बाहर का जो माहौल है, आप खुद ही एनालिसिस कर लो।
खड़गे भी कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार तीसरी बार सरकार नहीं बना। देखिए, मैं खड़गे जी को धन्यवाद देता हूँ। खड़गे जी जो बोलना था संसद में बोल चुका है, आपकी बात 400। बाकी जो किसी को खुश करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है वो छोड़ दीजिए, बुजुर्ग है। आपके गेम्स वो कहाँ हैं? कैसे आप इस 370 की हमारा तक गेम पहुंच रहे हैं देखिए, बीजेपी? बहुत बड़ा गेम आंध्र प्रदेश से आ रहा है, बहुत बड़ा गेम तेलंगाना से आ रहा है, गेम तमिलनाडु केरला से आ रहा है, बहुत बड़ा गेम उड़ीसा से आ रहा है, बहुत बड़ा गेम वेस्ट बंगाल से आ रहा है। हमारा गेम कहाँ नहीं आ रहा है? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको नुकसान नहीं हो रहा? Where you are already in 100%, वहां में 1 सीट 2 सीट का माइनस प्लस होते रहेगा, बट उसमें जो ब्रॉड पिक्चर है वहां इफेक्ट नहीं होते हैं। कारण क्या है? आपको पूरा ग्रीन जोन मिला हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश we were 0, NDA were 0, तो वो एक ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी। उड़ीसा we were in a very low base, तो एक ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी। वेस्ट बंगाल एक ब्राउन फील्ड अपॉर्चुनिटी। तो आप एकदम मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी जब 370 का आंकड़ा आपका सामने लाया, उसको समझ के ही लाया, उस असेसमेंट का बेसिस से लाया। हाँ, हमारे तमन्ना भी है कि आर्टिकल 370 हमें एबोलिश किया, तो पार्लियामेंट में हमें 370 होना चाहिए। तो 370 वर्ड ऐसे भी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। तो इसका एक कोरिलेशन है विद आर्टिकल 370। नहीं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो राहुल गांधी से डिबेट क्यों नहीं कर लेते प्रधानमंत्री? पहला बात आप बताइए, राहुल गांधी कौन है? आज का पॉलिटिकल लैंडस्केप में हु इज राहुल गांधी? लास्ट चुनाव वो हरा अमेठी से। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ही उनको समझ नहीं देते। पार्लियामेंट में काफी बहस होता है, राष्ट्रपति का धन्यवाद सूचक प्रस्ताव होता है, बजट का डिस्कशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिस्कशन हुआ, मणिपुर में डिस्कशन हुआ। राहुल गांधी को पहले ये बताइए, एन राम और मदन लोकुर साहब को पूछिए कि कांग्रेस पार्टी उनको समय क्यों नहीं देता है पार्लियामेंट में बात करने के लिए। डिबेट तो पार्लियामेंट में हमेशा होता है। इट इज नॉट लाइक अमेरिका। अमेरिका में दोनों राष्ट्रपति का उम्मीदवार 5 साल में चुनाव का समय ही आमने सामने होते हैं। अब अमेरिका का यह एग्जाम्पल मत लाइए, हमारा यहाँ में दोनों पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी का जो भी लीडर्स है, उनका आमने सामने साल में 150 दिन होता है पार्लियामेंट में। अब क्यों एन राम जी और मदन लोकुर जी का क्या दिमाग में घुस गया अमेरिका के बारे में बात करने के लिए? अब इंडियन डेमोक्रेसी का बात करो ना। हर दिन जब भी पार्लियामेंट होते हैं, हर दिन जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रम्प एक साथ कभी नहीं बैठता है सीनेट में, बट हमारे यहाँ इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी आमने सामने बैठते थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट हर दिन होते थे। अभी भी राहुल गांधी को चुनाव का बात करो डिबेट प्रधानमंत्री जी से, अगर आप कोई ना से जीत जाते हैं, चुनाव का पहले उनका क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए ना। प्रधानमंत्री जी से डिबेट करने के लिए जो भी लोग खड़ा होकर कल बोलेगा मैं प्रधानमंत्री जी से डिबेट करूंगा ना, पहले आप एन राम और मदन लोकुर को पूछिए, थोड़ा हमारा राजदीप भाई को भी पूछिए कि ये बंदा राहुल गांधी का नाम आया कैसे। पार्लियामेंट में भी अधीर चौधरी स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी। राहुल इज नॉट प्राइमरी स्पीकर इन पार्लियामेंट इवन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। तो उनका ये जो नया महत्व आ गया वो सडनली एक दिन में कैसे आ गया? वैसे तो ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है शायद 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने अगर एनडीए पावर में आ जाए, क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे अगले साल। 75 साल वाला बात किसने बोली? हमारा पार्टी का अंदर से वो बात तो कभी नहीं हुआ। और नारायण राणे का उम्र कितना है? असम में 75 प्लस विधायक है हमारा साथ। मोदी जी अमृत काल में प्रधानमंत्री रहने वाला है। खाली अपना ही प्रार्थना कीजिए, भगवान उनको अच्छा शरीर दे, भगवान इसको अच्छा शरीर दे के रखे। मोदी जी रहने वाला है, लंबा इनिंग्स खेलने वाला है।
और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल आप देखिए, दीजिए, 400 पार की जरूरत इसीलिए है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मीटिंग करते हैं, ठीक है, हाथ में एक लाल कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। तो मैं पहले पूछना चाहता हूँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भगवान राम का फोटो है कि नहीं? उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कभी पिक्चर्स देखा है? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वी आर नॉट वेस्टर्न डेमोक्रेसी। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बता रहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। राहुल गांधी मैनिफेस्टो में क्या लिखा कि मैं पर्सनल लॉस को प्रमोट करूंगा। तो पहले राहुल गांधी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने दीजिए, अगर उनका दिमाग में इतना अक्ल है तो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं? पार्ट 3 तोड़ के ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 तो पढ़ो एक बार एक साथ, क्या क्या लिखा है पार्ट 3 में। टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं? क्या लिखा है? राष्ट्र को सम्मान करो, भारत पाकिस्तान का मैच होगा, भारत हारने से आप फटाका फुटा लेंगे। तो इज इट द ड्यूटीज एनसाइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप एक बार पढ़ो, फिर आपको लगेगा कि बीजेपी इज ओनली एंड ओनली स्पीकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम तो इट अपीयर्स कि जो कैंपेन है वो एक कम्युनिटी को एलियनेट करा जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ये घुसपैठिए हैं, ये आपकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। घुसपैठी नहीं है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट has said in Assam that there is an internal aggression is going on from Bangladesh. It is Supreme Court on record. Supreme Court is saying. इंद्रजीत गुप्ता पार्लियामेंट में नहीं बताया कि भारत में कितना घुसपैठिया है। क्या कांग्रेस का नजर में भारत में घुसपैठिया नहीं है? वेस्ट बंगाल, असम में घुसपैठिया नहीं आते? क्या कश्मीर में घुसपैठिया नहीं आते? क्या कांग्रेस वांट्स टू गिव क्लीन स्वीप टू पाकिस्तान कि भारत में कोई घुसपैठिया नहीं है? भारत में ऐसा लोग नहीं है जो 3-3 साल कम्युनिटी को एक ही पेन ब्रश से ब्रश कर नहीं पूरी कम्युनिटी। मेरा दुख लगता है कि मीडिया इज पेंटिंग देम इन सेम ब्रश। हम कभी नहीं करता। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे लाभ किसने उठाया? प्रधानमंत्री का जो मुफ्त चावल देता है उसका लाभ किसने ज्यादा उठाया? माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का लाभ किसने ज्यादा उठाया? माइनॉरिटी कमीशंस का लाभ किसने ज्यादा उठाया? लेकिन अगर एक कम्युनिटी में कोई एक वर्ग है जो 3-3 शादियां करना चाहते हैं, कोई एक वर्ग है 11-12 साल में लड़कियों को शादी करवा देना चाहते हैं, कोई एक वर्ग है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान के लिए यू विल क्लैप, तो उसको आइसोलेट करना जरूरत नहीं है। मैं तो मानता हूं कि मुसलमान कम्युनिटी जैसे आसाम में मेरा साथ काम कर रहा है, मुसलमान कम्युनिटीज को बीजेपी का साथ काम करना चाहिए और घुसपैठिया और अदर एलिमेंट्स को आइसोलेट करना चाहिए। हम तो जनरलाइज कभी नहीं करता हूं। जनरलाइज करना हमारा काम नहीं है। कांग्रेस ऑफ रिलीजन बेस्ड कोटा, दे आर सेइंग कि आप रिजर्वेशन ही खत्म कर देते हैं। आप क्यों करेगा? आज बताइए, अंबेडकर ने रिलीजन किसको, रिजर्वेशन किसको दिया? एसटी, एससी, ओबीसी। क्या मुसलमान रिजर्वेशन का बात था? हम बात कर रहे हैं मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करो। एसटी, एससी, ओबीसी का रिजर्वेशन का बारे में तो कह रहे हैं आप खत्म करना चाहते हो एससी, एसटी, ओबीसी। कौन सा? आज देश में जितना एसटी मिनिस्टर, एसटी चीफ मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट मंत्री, ओबीसी मंत्री, मोदी जी खुद ओबीसी है, तो ये बात आया कहां से? हम बोल रहे हो असम का बात, आप लाता है तमिलनाडु का बात। We are speaking about abolition of Muslim reservation. We are not talking about ST, SC, OBC. हम ST, SC, OBC का बारे में कुछ नहीं कर रहा, उल्टा हम बोल रहे हैं we are going to strengthen that reservation. वो रिजर्वेशन को मजबूत करेगा। कारण आप ओबीसी का रिजर्वेशन काट के मुसलमान को दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि 4% जो कर्नाटक में मुसलमान को आप रिजर्वेशन दिया है वो ओबीसी का हक है। मतलब क्या है?
हम ओबीसी का रिजर्वेशन, एससीज का रिजर्वेशन हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस की बात जब वो करते हैं, बोलो ना, कौन सा कांग्रेस ने कास्ट सेंसस किया, आप बताइए। कांग्रेस का गवर्नमेंट सरकार कहाँ था? ये जो राहुल बाबा बकते रहता है, कांग्रेस का कौन सा स्टेट में अभी तक कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस किसने किया? एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार। अब हमारा ही पॉलिसीज को अब हमसे ही सुला के लेके जाए। आप बताइए कौन सा कांग्रेस सरकार ने कास्ट सेंसस किया? कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उनका अपना स्टेट है कर्नाटक, क्या कास्ट सेंसस करवाई? अशोक गहलोत ने राजस्थान में कास्ट सेंसस करवाया, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस करवाया। आप किसको पूर्वक बना रहा? कास्ट सेंसस किया नीतीश कुमार जी ने when he was, जब वो एनडीए के सीएम था। हमारा ही पॉलिसी को अब हमारा ही ऊपर मार रहे, कैसा नाटक ड्रामा करते हो यार। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया। केजरीवाल का कहना है कि जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, सबको साइडलाइन कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ तक को साइडलाइन कर देंगे तो एक बात बताइए, बीजेपी पावर। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी काम करता किया एज पर केजरीवाल जी चुनाव में जाके उनको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? केजरीवाल जी मध्य प्रदेश जाके शिवराज चौहान को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा था? वो तो ऑपोजिशन में अरे है, वो तो वो बोलेंगे, बोलो नहीं बीजेपी जो है तो मेहनत करता है, इलेक्शन जीत भी लेता है। अब सीएम को लॉन्च करता है। चुनाव का समय वो सीएम को बोलेगा ही द नॉन परफॉर्मिंग सीएम, अभी बोल रहा है ही द परफॉर्मिंग सीएम। एक बात बोलो ना, अब क्यों ऐसे करते रहते? एक बात बोलो। दूसरा, हमारा पार्टी में हम लोग कार्य करता है। आज शिवराज चौहान को अभी एमपी नहीं रह रहे हो, रमन सिंह इज नॉट स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली, तो आप क्या बात बोल रहे? बीजेपी में जो सम्मान है कार्यकर्ता का, किसका साथ है? आपने क्यों प्रशांत भूषण को निकालवाया पार्टी से? He was a founding member of आप। आपने क्यों जोगेंद्र यादव को निकाला? आपने क्यों कुमार विश्वास को निकाला? आपने क्यों हमारे अन्ना हजारे साहब को पीछे से आपने सुई फेंका उनको? ये बताओ। लेकिन बीजेपी का एक एग्जाम्पल दो। हर लोगों का सम्मान होता है यहाँ। आपने जो कुछ काम करके आया है वो आपका जगह में आप बीजेपी के नाम बोल रहे हैं। काल आप बोलना चाहिए था मैं जेल से आया हूं, आई हैव ए रिफॉर्म मैन। मैं प्रशांत भूषण को माफी मांगता हूं, मैं जोगेंद्र यादव को माफी मांगता हूं, मैं कुमार विश्वास को माफी मांगता हूं, मैं अन्ना हजारे को माफी मांगता हूं। क्या कोई बार उन्होंने उस तरफ किया है? क्या बोला था? मैं जीवन में कांग्रेस का साथ समझौता नहीं करूंगा। अभी क्या कर रहे हैं? मैं जीवन में नॉर्मल घर में रहूंगा। आलिशान बांग्ला किसने बनाए? आज इतना तक सलाह है कि खालिस्तानी टेरर फंडिंग का भी आपका ऊपर एलिगेशन है। आपको इतना तक जाना नहीं चाहिए। You become yourself as legitimized as a genuine prisoner of Tihar jail by speaking like a nonsense. क्या बात बोल रहे हैं? शिवराज चौहान को आइसोलेट किया है। अभी जोगी जी के बारे में मोदी जी ने क्या बोला कि he is one of the best performing CM, वो मेरा मुख्यमंत्री है। आप लोगों ने इसको कवर किया है। मैं आपका मीडिया से ही वो देखा हूं जब मोदी जी ने जोगी जी के बारे में बोला। तो आप जो काम आप कर रहा है उसका बारे में आप बीजेपी का नाम लेंगे। Have you not isolated all your own friends? एक एक करके आपने धक्का मार के निकाला। अभी भी आप देखिए वो मीटिंग में प्रशांत भूषण और जोगेंद्र यादव को निकाला गया था, दिल्ली में हुआ था। अब सलाही होते आपको, और आदमी क्या पता नहीं है, but only 52 days, 52 डेज में तो इतना तो मेंटल बैलेंस लॉस नहीं होना चाहिए।
थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग आज तक से हमारे लिए बहुत अच्छा बहुत बहुत